1 सितंबर 2017 को आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया 3 साल के लिए एट अ रेट ऑफ, ये क्या यार आपने इंटरेस्ट रेट ही नहीं लिखा हुआ, अमाउंट ही नहीं लिखी हुई, 90,000। रेट क्या था? 12%। अच्छा, उसके बाद 1 फरवरी 2019 को आपने एक और डिपॉजिट करवाया 1,50,000 का, सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे। आपने 2018 और 19 के लेजर बनाने हैं 30 जून। लीजिए, इसमें 2 लेजर बनेंगे जैसे हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं अक्रूड इंटरेस्ट इनकम, और इतना इतना रखना है कि 2 साल का डाटा आ जाए। इट्स इनफ। और दूसरा हमारा आएगा इंटरेस्ट इनकम, जब आप पहला साल करोगे तो सिर्फ पहले साल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, सिर्फ पहले साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फर्स्ट ईयर हमारा कब शुरू हो रहा है? हमारा पहला अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2017 को और क्लोज हो रहा है 30 जून 2018 को, ठीक है जी। 1 जुलाई 2017 तक कितना इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ था वो ओपनिंग बैलेंस है, अक्रूड है ना, ठीक है। और अक्रूड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे, क्योंकि ये रिसीवेबल है। तो जरा देखते हैं कितना आपको इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ। देखो 1 सितंबर 2017 को आपका बैलेंस कितना आ रहा है? डिपॉजिट जो है 90, तो इसका इंटरेस्ट तो साल बाद मिलना है। इसका मतलब है सितंबर, ये 1 सितंबर 17 है या 16 है? आर यू श्योर? फिर तो ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, फिर तो इसका ओपनिंग बैलेंस बनता ही नहीं है। हाँ जी, इसका ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं होगा जी। यस सर, यही है 1917। ओके, ठीक हो गया। अगर 19 है तो 1 जुलाई तक को जब मेरा साल शुरू हुआ था तो फिर तो मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाया ही नहीं हुआ था, फिर तो अक्रूड आ ही नहीं सकता, ओपनिंग अक्रूड नहीं होगा। ओपनिंग अक्रूड नहीं होगा तो रिवर्सल भी नहीं होगी। फिर स्टार्ट कहाँ से करना है? रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो पहला इंटरेस्ट आपको मिलना है 1 साल बाद मिलना है, 1 सितंबर 2018 को मिलना है, और ये आपका 30 जून को क्लोज हो रहा है, यानी इस पूरे साल में कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। जैसे किसी एक स्टूडेंट ने मुझे कोई सॉल्यूशन भेजा था और इतना खौफनाक था कि मैंने तो उसको देखा और बस गिरते गिरते बचा। मैंने आपको कहा है कि फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाओ, फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट मैंने कहां समझाया है? सिर्फ अक्रूवल और इनकम और एक्सपेंस का लेजर बनाना होता है, इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ना कोई इसमें रिवर्सल है, ना ही इसमें कोई रिकॉर्डिंग है। अब साल के एंड पे एडजस्टमेंट करनी है, सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री जब मैं करूंगा तो एडजस्टिंग बताइए कितने महीनों की होगी? 1 सितंबर को आपने डिपॉजिट करवाया, 30 जून तक आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, बताइए कितने महीने का इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ? 8 months 8 and या 4 9 months। एक सेकंड सर, या 10? 10। देखो इसमें सर 10 months का। 1 सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 हो गए और आगे 6 मंथ आगे 4 और 6 10 मंथ। तो 10 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर, कैसे निकालोगे?
90,000 में डिपॉजिट करवा चुका हूं, इस पे 12% इंटरेस्ट है और कितने मंथ का है? शाबाश, 10/12 विच इज इक्वल टू 9,000। ये 9,000 की अमाउंट जो है ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब उसमें आप क्या करोगे? इंटरेस्ट इनकम 30 जून 2018 को क्रेडिट करोगे अगेंस्ट अक्रूड, अमाउंट आ रही है 9,000 और अक्रूड इंटरेस्ट इनकम में 30 जून 2018 को इंटरेस्ट इनकम आएगी जो कि 9,000 है। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब आगे चलिए। अब इसको क्लोज करना है, इसको बैलेंस और इसको क्लोज। इसको बैलेंस कर लेते हैं। 9,000 टोटल आया, इसी 9,000 यही मेरा बैलेंस बनेगा 30 जून 2018 को। इसको लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, और यही बैलेंस अगले साल का ओपनिंग आ जाएगा। अगला साल पूरा आपका अकाउंटिंग ईयर होगा जहां ज्यादा एंट्रीज आएंगी। बैलेंस बीडी, और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितनी अमाउंट है ये कहां जाएगी? एसओसीआई। एसओसीआई में, तो इसको एसओसीआई में ट्रांसफर कर दो। ये 9,000 की अमाउंट है और ये 9,000 ट्रांसफर हो गया एसओसीआई को। और इसका कोई बैलेंस अगले साल ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब जरा केयरफुली चलिएगा। अगले अकाउंटिंग ईयर में, अगले अकाउंटिंग ईयर में सबसे पहले क्या करूं? बोलिए। रिवर्सल एंट्री। रिवर्सल एंट्री, और रिवर्सल किसकी होगी? इस 9,000 सर, की। जब कैश रिवर्सल भी सर। करूंगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट 1718 को। ये 9,000 हो गया क्रेडिट। ऑपोजिट अकाउंट इंटरेस्ट इनकम, और यही अमाउंट इंटरेस्ट इनकम की डेबिट साइड पर आ जाएगी, अक्रूड बाय 9,000। ओके, रिवर्सल के बाद क्या करना है? रिकॉर्डिंग। शाबाश, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? 1718 से लेकर 30 जून 2019 तक जितना इंटरेस्ट एक्चुअल रिसीव हुआ है वो मेरी रिकॉर्डिंग एंट्री। बताओ कौन सा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? 2 फिक्स डिपॉजिट है ना। अब पिछले साल 1 डिपॉजिट था, इस साल 2 डिपॉजिट हैं। जो पहला डिपॉजिट है इसका इंटरेस्ट कब मिला होगा? हाँ जी, 1 सितंबर 18 अगले या इसके ईयर के दरमियान में नहीं आ रही? 1 सितंबर। यस, पहले उसको लिखो 1 सितंबर 2018। कैश कितना मिल रहा होगा इंटरेस्ट पूरे साल का? 10,800। 10,800 पूरे साल का मिलेगा ना इंटरेस्ट। तो 10,800 जो कैश आ रहा है वो पूरे साल का है। आगे चलिए, जो दूसरा है 1 फरवरी को आपने डिपॉजिट करवाया सेम टर्म एंड कंडीशन पे, इसका इंटरेस्ट तो 2020 में आना है और हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 2019, तो इसके अगेंस्ट कोई रिकॉर्डिंग एंट्री नहीं आएगी। तो यही एक रिकॉर्डिंग एंट्री आ गई। अब देखो, मैंने रिवर्सल भी कर दी, मैंने रिकॉर्डिंग भी कर दी। अब क्या करूं? एडजस्टिंग। अब मुझे बताइए एडजस्टिंग कैसे करूं? कितना, यानी एडजस्टिंग का मतलब है कितना इंटरेस्ट एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ जो इस साल से रिलेट कर रहा है। तो दोनों को देखना है। पहले फर्स्ट डिपॉजिट को देखें, मैंने कब तक इंटरेस्ट रिसीव कर लिया हुआ है। ये देखो 1 सितंबर 18, इसका मतलब 1 सितंबर 18 से ऑनवर्ड अप टू
ये रिसीव जो कि 10 मंथ बनते हैं अगेन, तो लिहाजा वही 9000 रिसीव नहीं हुआ डिपॉजिट नंबर 1 पे, वो तो सेम रहेगी ना अमाउंट। क्यों सेम रहेगी? टर्म एंड कंडीशन भी सेम है, ठीक है ना, और डिपॉजिट भी वही है। लेकिन ये जो 150,000 आपने डिपॉजिट करवाया है, इसका इंटरेस्ट 2020 में मिलेगा आपको। तो 1 फरवरी 2019 को जो आपने डिपॉजिट करवाया है, इसका इंटरेस्ट आपको रिसीव नहीं हुआ। कितने महीने का इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ? 5 मंथ। जी काउंट करो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। केयरफुली केयरफुली, तो मंथ आपने सही काउंट करना है। तो 5 मंथ अब कैसे निकालूं? 150,000 इंटू 12% इंटू 5/12 जो कि बनेगा 7,500। 500. जी, तो ये बन गया 16,500। दिस शुड बी द एडजस्टिंग एंट्री। अब एडजस्टिंग एंट्री करूंगा तो बताइए कहां आएगा, किस अकाउंट की किस साइड पे? सर पहले तो हम एक्रूड इनकम में लिखेंगे सर। इसकी क्रेडिट साइड पे। सर इसकी रिवर्सल क्रेडिट रूल साइड से आ तो जाओ ना। यस सर। हाँ जी, और इसकी डेबिट साइड पे। तो यहां मैं लिखता हूं 30 जून। अब ये जो रेड कलर से कर रहा हूं, ये एडजस्टिंग एंट्री है। और यहां पर मैं लिखूंगा जी अक्रूड, अमाउंट निकाली है वर्किंग नंबर 1 के थ्रू। दिस वन इज वर्किंग 1 और अमाउंट है 16,500 और यही अमाउंट अक्रूड इंटरेस्ट इनकम की डेबिट साइड पर आ जाएगी। ये 2019 है, सॉरी, और ये अमाउंट ऑपोजिट अकाउंट इंटरेस्ट इनकम और 16,500। अब चूंकि ये 16,500 दो जगह लिखा है मैंने, दोनों जगह रेफरेंस वर्किंग की देने की जरूरत नहीं। अब आप इसके बाद वही करें जो करते हैं, इसको बैलेंस कर दो, इसको क्लोज कर दो। अब जब बैलेंस करूंगा यही बैलेंस बनेगा, यानी बैलेंस भी यही आएगा। इसको लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन 16,500 और यही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस जो कि डेबिट साइड पे हम शो करेंगे। और यहां से इंटरेस्ट इनकम, इसको आप टोटल कर लो 27,300 में से 9,000 लेस कर दो, 18,300 shall be charged to SOCI। 19 में मैं इसको SOCI को ट्रांसफर कर दूंगा। These are the answers। बहुत प्रैक्टिस चाहिए इस चैप्टर के लिए, मुश्किल नहीं है लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। मैंने क्वेश्चन आपके लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, याद है? ग्रुप में शायद शेयर किए थे उस वक्त आप, वो असल में बैच 3 को किए थे, लेकिन आप लोगों के पास होंगे, ठीक है? इन क्वेश्चंस को आपने लाजमन करना है, बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को करना। अभी खैर चैप्टर नहीं खत्म हुआ, अभी मैं असाइनमेंट दे नहीं रहा कि इतने क्वेश्चन करके लाओ, लेकिन बारा अभी इसको देख लो पहले। अभी आज खत्म करूंगा चैप्टर इंशाल्लाह, और मंडे वाले दिन मैं आपको आज ही असाइनमेंट दे दूंगा। और जी बिल्कुल, और मंडे को मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। ये क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस फिर भी करनी है, प्रैक्टिस फिर भी करनी। तो हम जैसे मैंने पहले बैच में ये किया कि मैंने 8 सवाल पहले दिए थे, मैंने कहा 8 क्वेश्चन करो मंडे तक, 4 से 5 दिन दिए, और फिर एक दिन रख के उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन मैं उस वक्त शेयर करूंगा जब डेडलाइन आएगी, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा इन क्वेश्चंस का। नोट कर लो। एक्सक्यूज मी सर। जनाब, सर ये जो बाद में मैंने वर्किंग में 9,000 दोबारा क्यों लिखा है? दोबारा नहीं लिखा भाई मेरे, दोबारा कहां लिखा मैंने? ये कैलकुलेशन की है। दोबारा आप वर्ड करते हो तो मैं तो इसको गलत समझूंगा। आप दोबारा का लफ्ज क्यों यूज कर रहे हो? इस साल का अक्रूड निकाल रहा हूं, तो
तो इस साल का क्रूड अगर 9000 आ रहा है और पहले भी 9000 था तो आने दो, इसमें क्या मसला है? आप इसको दोबारा का लफ्ज क्यों यूज कर रहे हो? गलत कर रहे हो। मैं बिल्कुल दोबारा नहीं ले रहा, मैं ये देख रहा हूं साल के एंड पर कितनी अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुई थी। तो डिपॉजिट 1 पे मुझे 10 मंथ की रिसीव नहीं हुई थी और डिपॉजिट 2 पे 5 मंथ की रिसीव नहीं हुई थी। तो ये अमाउंट 9000 आ रही है, अगर सेम आ रही है तो आने दो, आपको इससे क्या मसला है? आप दोबारा का लफ्ज ना यूज करो यहां पर। नेक्स्ट आइएगा जी, लास्ट, अक्रूड इनकम, सॉरी, प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम is also known as unearned income। ज्यादातर ये वर्ड यूज करते हैं हम। इसको अनअर्न्ड क्यों कहा जाता है वो भी पहले जरा इस वर्ड को एक्सप्लेन कर दूं मैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हर वो इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव कर ली, वो इनकम आपकी लाइबिलिटी है, वो इनकम नहीं है जब तक के आप उसको अर्न नहीं कर लोगे। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से फी लेता हूं, सेशन शुरू होता है, मैं कहता हूं यार मुझे 6 महीने की फीस इकट्ठी दे दो, आप मुझे पे कर देते हो, ठीक है, ये मेरी इनकम नहीं है। क्यों? मैंने ये ली कब है, किसके लिए ली है? पढ़ाने के लिए ली है, सर्विस देने के लिए दी है। अभी तो मैंने सर्विस दी ही नहीं है, मैं कैसे इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूं? मैचिंग प्रिंसिपल के तहत इनकम कब रिकॉर्ड होगी? जब मैं सर्विस दूंगा। तो अभी जिस दिन मुझे रिसीव हो रही है, चूंकि एडवांस में मिल रही है, मैं उसको अपनी लाइबिलिटी शो करूंगा, जिसको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम या प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम इज अ लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये बिल्कुल मुझे वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप इससे आगे चलते हैं, और ये यहां मैं और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूं। जैसे आप दाखला लेते हो स्कैन्स में भी, तो आप फॉर्म फिल करते हो, उसके ऊपर लिखा होता है नॉन रिफंडेबल, फी वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल। आपसे मैं फीस लेता हूं और मैं ये साइन करवा लेता हूं नॉन रिफंडेबल है, और मैं पढ़ाता नहीं हूं, क्या मुझे ये पैसे वापस करने? यस। देखो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। नॉन रिफंडेबल का मतलब ये होता है कि अगर जो भी सर्विस लेना चाह रहा है उसके एंड पर अगर वो आप मेरे पास आए और आके मुझे कहे जी कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं पाबंद नहीं हूं आपको फीस वापस करने का। आप समझ आइए, रिफंडेबल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, नॉन रिफंडेबल का। तो इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिफंडेबल ही है जब तक कि मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं कर देता, ठीक है। तो यहां पर ये जो इनकम है ये लाइबिलिटी कंसीडर होगी जब तक कि ये अर्न नहीं होती। तो जरा डेफिनेशन लिख लो उसी तरह है, लिखिए, एनी इनकम related to following year, any income related to following year but received in this year as advance। मैंने यहां जरा वर्डिंग और तरीके से रखा है, जरा ये समझने में ज्यादा आसान होगा। प्रीपेड के लिए हर वो यानी इनकम, ये है इनकम ही, है इनकम ही, लेकिन है फ्यूचर की इनकम। और फ्यूचर की इनकम तब तक नहीं होती जिस वक्त हम एग्जैक्टली अब मसलन मैं एग्जांपल देता हूं कि हम एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आई रिसीव एन ऑर्डर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज। अब इसमें पेमेंट हम एडवांस लेते हैं। अब जब मैं एडवांस ले रहा हूं, इज इट रिफंडेबल? क्या ये मेरी इनकम है? नहीं, ये मेरी इनकम तो नहीं है जब तक कि मैं उसको ये डिलीवर नहीं कर देता। तो जैसे ये रिसीव होगी मुझे अमाउंट, तो मुझे क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? प्रीपेड इनकम है, इनकम ही, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन राइट नाउ इट बिकम्स अ लाइबिलिटी। लेकिन जैसे ही ये डिलीवर हो जाएगा तो वो मेरी इनकम कन्वर्ट हो जाएगी, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट, जो वर्ड पढ़ा है। अब उसी लाइबिलिटी को मुझे कन्वर्ट किस में करना है? आप समझ आ गई मेरी बात? सीक्वेंस वही है जो हमने पढ़ा है। तो मुझे बताइएगा, इफेक्ट्स बताइएगा बिफोर
एडजस्टमेंट। बताइए पहला इफेक्ट क्या है? मुझे इनकम रिसीव हो गई, इनकम जब रिसीव हो गई सर तो इनकम ओवरस्टेट हो रही है, अंडरस्टेट? ओवरस्टेट। सर एसेट क्योंकि ये ओवरस्टेट। अभी मैंने डिसाइड बताया ना, ये मेरी इनकम, लेकिन चूंकि रिसीव हो गई है तो मैंने इनकम बना दी, तो ये ओवरस्टेटेड है, इनकम ओवरस्टेट। और दूसरा इफेक्ट क्या है कि ये असल में जो रिसीव हुई थी ये इनकम नहीं थी, ये क्या थी? तो लायबिलिटी तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की। इसका मतलब लायबिलिटी वाज अंडरस्टेटेड। तो दूसरा इफेक्ट ये नजर आ रहा है, लायबिलिटी अंडरस्टेट हो रही है। तो अब मुझे बताइए इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, इसको गौर से देखकर मुझे बताइए। प्रीपेड इनकम डेबिट। ठीक है, प्रीपेड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। इनकम क्रेडिट। सोच लो, सोच लो। पहले इनकम इनकम हमने डेबिट, डेबिट की हुई है। इनकम डेबिट, आपने खुद लिखा हुआ है प्रीपेड इनकम ओवरस्टेट हो गई है, तो बताइए इनकम को बढ़ाऊं या कम करूं? इनकम डेबिट, प्रीपेड यस, इनकम क्रेडिट। इंक्रीज इन इनकम क्या होती है? डेबिट। डेबिट। ऐसी हरकतें ना किया करो यार, दिल दुखाने वाली बातें करते हो हैं। सर ये इनकम वो डेबिट। चीज है जो बेसिक अकाउंटिंग में रट्टा लग जाना चाहिए अब आपको। इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन एक्सपेंस। तो लिहाजा डेबिट तो हुआ जी आपका इनकम। अच्छा, दूसरी तरफ अब लाइबिलिटी अंडरस्टेट हुई हुई है, इसका मतलब लाइबिलिटी को बढ़ाना है, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करूंगा तो क्या होना चाहिए? इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट के मुताबिक? क्रेडिट। क्रेडिट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। और यहां लाइबिलिटी का नाम क्या है? अनअर्न्ड इनकम। अब मैं इनमें से एक ही वर्ड यूज करूंगा, ज्यादातर चूंकि ये यूज होता है मैं इसलिए लिख रहा हूं, लेकिन प्रीपेड भी लिखा हो क्वेश्चन में तो गलत नहीं है, एक ही चीज है, या प्रीपेड लिखो या अनअर्न्ड लिखो। अगर एग्जामिनर ने अनअर्न्ड का वर्ड यूज किया तो अनअर्न्ड लिखिएगा, अगर उसने प्रीपेड का लिखा है तो प्रीपेड लिख लीजिएगा, कुछ नहीं लिखा जो मर्जी लिख दो, लेकिन एक ही चीज रखनी है। तो दिस वन इज नॉट एज अनअर्न्ड इनकम। सीक्वेंस वही है, पहले साल रिकॉर्डिंग, एडजस्टिंग, रिवर्सल। सही कहा मैंने? पहले साल रिकॉर्डिंग, एडजस्टिंग, रिवर्सल। सर क्लोजिंग। क्लोजिंग। दूसरे साल रिवर्सल। रिवर्सल, रिकॉर्डिंग, क्लोजिंग, एडजस्टिंग, एडजस्टिंग फिर क्लोज। ठीक है, गुड। पहले आएगा। सीक्वेंस नहीं तोड़ना, सीक्वेंस चाहे कोई भी हो, चाहे प्रीपेड इनकम हो, अनअर्न्ड इनकम हो, कुछ भी हो, वो एक ही रहेगा। इसके एग्जांपल में देखें तो अनअर्न्ड इनकम कौन सी होती है, मतलब कौन सी एग्जांपल माइंड में आती है जहां पे एडवांस में आपको मिल रही होती है? इसकी दो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं। एक तो रेंट है, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी तो हो सकती है ना। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है अपनी बिल्डिंग बनाती हैं, अक्सर आप देखते हो बड़े बड़े ऑफिसेस, अब वो 4-5 स्टोरीज की बिल्डिंग है, वो सारा तो वो यूज नहीं करती, कुछ उसकी स्टोरीज जो है वो आगे रेंट पर दे देती हैं, तो रेंट एडवांस में आ सकता है कि नहीं? तो एक तो रेंटल इनकम, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, रेंटल इनकम। दूसरी सर्विस से रिलेट करती है। अक्सर आप एनुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप उनको कहते हैं जी हम आपको पूरा साल सर्विस देंगे, जो भी मतलब बिजनेस है उसके नेचर के हिसाब से, लेकिन हम इतनी अमाउंट चार्ज करेंगे एंड अमाउंट शैल बी पेड इन एडवांस। ठीक है, तो जितनी भी अमाउंट वो हमें पे कर रहा है वो मेरी प्रीपेड इनकम बन जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, चलो मेंटेनेंस लिख लो समझने के लिए, मेंटेनेंस फी। सर स्कैन्स भी तो एडवांस में लेता है ना? क्या हुआ जी? स्कैन्स
सर स्कैन्स एडवांस में लेता है ना सर फीस हमसे, तो ये भी इसी में आया ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो फी लेता है स्कैन्स एडवांस में वो भी इसी में आता है। चलो ये तो 6 मंथ है ना। हाँ पूरी, अब कई जगह पे एनुअल भी होती है ना, जैसे आप फॉरेन कंट्री में जब अप्लाई करते हो ना इसके लिए, एडमिशन के लिए, पहली दफ़ा आपसे पूरे साल की फ़ी लेते हैं, उसके बाद फिर आपके 6 मंथली करते हैं ना, तो वो जो फ़ी वो लेंगे आपसे वो भी आपकी इसी की एग्जाम्पल है। तो आप बेशक लिख लो इसकी जगह, मेंटेनेंस की जगह आपने बड़ा अच्छा कहा, स्कैन्स याद आ जाता है आपको, ट्यूशन फ़ी वही लिख लें। अब जरा एग्जाम्पल बना लेते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं। ले जी, ये मैं जो एग्जाम्पल लिखूंगा ना ये आपने खुद करनी है, और मैं सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक लूंगा, और आपने उस 10 मिनट में आपने करनी है, और जो प्रॉब्लम हो सर बैठे हैं इनके साथ में डिस्कस, ठीक है? लिखिएगा जी। हाँ हाँ करो ना यार, देखो अब आप सारी चीजें पढ़ चुके हो ना, 3 इसमें पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ एंट्री मुख्तलिफ है वो मैंने कर दी, रिवर्सल एंट्री करनी है तो क्या करोगे, उल्ट कर दोगे। ये तो हम शुरू से पढ़ते हैं, एडजस्टिंग सॉरी रिवर्सल एंट्री इज रिवर्सल ऑफ एडजस्टिंग एंट्री। ये मैंने एडजस्टिंग एंट्री की है ना, इसी को रिवर्स कर दो तो कौन सी एंट्री आएगी, इसी को उल्ट कर दो तो रिवर्सल बन जाएगी ना, ठीक है? डेबिट हो जाएगा अनअर्न्ड और क्रेडिट हो जाएगी इनकम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट 4 2018, rent received rupees 75,000, 5 months in advance। इस एक जगह मैंने एडवांस लिख दिया तो ये चलना एडवांस ही है, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट 9/2018 अगेन रेंट रिसीव्ड रुपीज 60,000 which is 4 month in advance। First January 2019 rent received rupees 80,000, 4 month rent in advance। First May 2019 rent received 100,000, 5 month rent in advance, ठीक है? You are required to prepare ledgers of prepaid income और इनकम यानी रेंटल इनकम, अनअर्न्ड रेंटल इनकम और रेंटल इनकम। लेट्स स्टार्ट, करिए मान साहब आइए, अब 10 मिनट के लिए आप संभालें। Excuse me, sir. जी ये स्मार्ट साहब जवाब देंगे। सर इसमें अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? सॉरी, इसमें अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा इस एग्जांपल में? ईयर एंड 30 जून 2019, ईयर एंड 30 जून 2019 जाने तक पाया नहीं, ईयर एंड 30 जून 2019 है। 19।
जी जनाब, जी क्लास हो रही, बताइए। Foreign balances were expecting of after the 30th June. Buying and trading not always from accounting period और internet के use of non-trade related कोई बात नहीं, दिमाग तो लगाया ना यार। ओके स्टूडेंट्स, कर लिया होगा माशाल्लाह आप लोगों ने तो। चलो मैं अब आपके सामने करता हूँ। देखो बिल्कुल वही प्रिंसिपल ज़हन में रखना है। मैं हर क्वेश्चन को इसी स्टेप से कर रहा हूँ। अनअर्न्ड रेंटल इनकम का एक अकाउंट बनेगा, और दूसरा यहां बना देते हैं रेंटल इनकम। जी आगे। सबसे पहले मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए अनअर्न्ड का। बताइए ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है 1/7/18 को, बैलेंस भी डी। अच्छा, अब इसकी अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है केयरफुली। देखो ऑब्वियसली एडवांस है, ये जो रेंट आपने रिसीव किया है 1/4/18 को, ये कितने महीने का है? 5 मंथ। अगर मैं काउंट करूं तो कौन कौन से मंथ बनते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब इसमें से आप मुझे बताइएगा कितने महीने का आपने एडवांस पे किया था। इसमें जो आपने अप्रैल को, ये पिछले साल की बात है ना, ये इस साल की तो नहीं है। 1 अप्रैल पिछला साल है। जो पिछले साल आपने पेमेंट की थी उसमें कितनी अगले साल की थी? लिखने बात है मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि अप्रैल में जो रेंट पे कर रहे हो अप्रैल का वो भी उसी साल का है, मई का भी उसी साल का है, जून का भी उसी साल का है, लेकिन जुलाई और अगस्त का जो है उस साल का नहीं है, वो अगले साल का है। तो ये इसमें 2 महीने का जो रेंट है वो मेरा ओपनिंग अनअर्न्ड हो जाएगा। अब 2 महीने कैसे निकालूंगा? हाँ जी, मल्टीप्लाई 2/5, क्योंकि ये 5 मंथ का है ना, तो जब 5 पे डिवाइड करूंगा 1 मंथ आ जाएगा, जो कि 15,000 आ गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। जी जनाब, ठीक हो गया? जहां कैलकुलेशन एरर हो जाए मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, जुबानी करता हूं। अच्छा, उसके बाद पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था? रिवर्सल करनी है। ठीक हो गया? रिवर्सल इसकी होगी, रिवर्सल होगी तो ये हो जाएगा डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। अब इसकी रिवर्सल करते हैं। ये रेट रिवर्सल में रेट से कर रहा हूं 1/7/18, ऑपोजिट अकाउंट रेंटल इनकम, और अमाउंट बनेगी 30,000 ताकि ये जीरो हो जाए, और रेंटल इनकम में 1/7/18 को मैं अनअर्न्ड लिखूंगा 30,000।
इसे आगे चलते हैं। रिवर्सल के बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि जो 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 का जितना रेंट रिसीव किया वो लिख लो। क्या ये पेमेंट इस साल में आई है? यस। ये पेमेंट इस साल में आई है? यस। 30 जून तक है ना? ये पेमेंट इस साल में आई है? यस। यानी ये तीनों रिकॉर्डिंग एंट्री है। ये नहीं लेनी, ये पिछले साल की। ये 3 एंट्रीज रिकॉर्ड कर लो। रेंटल इनकम की किस साइड पे आएगा? कैश डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। उन्हीं डेट्स में ये लिख लो। 1 सितंबर 2018 को मैंने कैश रिसीव किया 60,000 का। 1 जनवरी 2019 को मैंने कैश रिसीव किया 80,000 का। और 1 मई 2019 को मैंने कैश रिसीव किया 100,000। अब इसके बाद साल खत्म होगा तो मैंने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। एडजस्टिंग एंट्री में मुझे ये देखना है आखिरी जो मैंने पेमेंट की है, क्योंकि इसमें आखिरी में से मिलेगा आपको, इसमें कितनी पेमेंट ऐसी है जो अगले साल की, वो एडवांस हो गई ना। पहले तो ये देखो 1 मई को आप जो ये रेंट रिसीव कर रहे हो कितने मंथ है, कौन कौन से मंथ का बनेगा? मई से शुरू होगा, 1 मई को पे कर रहे हो ना। 1 मई, जून, जुलाई, सितंबर तक। ठीक, अगस्त और सितंबर। इसमें से कितने महीने ऐसे हैं जो अगले साल के हैं? 3 months. कौन कौन से? यस, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इसका मतलब हुआ है कि इसमें इस अमाउंट में 3 मंथ ऐसे हैं जो अनअर्न्ड है, वो इस साल का रेंट नहीं है, तो इसको 3/5 करो। अगर 3/5 करता हूं 60,000 आ गया। ये 60,000 कहां लेके जाओगे? इनकम की डेबिट साइड पर और अनअर्न्ड की क्रेडिट, यानी इसी को रिवर्स करना है ना। ये भी रेंट से कर रहा हूं तो 30 जून 2019 को इधर ऑपोजिट अकाउंट रेंटल इनकम लिख देता हूं और रेंटल इनकम में अमाउंट हम बाद में लिखते हैं। 30 जून 2019 को ऑपोजिट अकाउंट अनअर्न्ड लिखूंगा और अमाउंट अब ले लेते हैं। अमाउंट अभी हमने कहा ये 5 मंथ का है 100,000, 1 मंथ 20,000 हुआ 1 मंथ और 3 महीने इसमें 3 मंथ हुए 40,000। तो कितना बना? 60,000। जब ये सारा रिकॉर्ड कर लिया, अब उसके बाद सिंपल बैलेंसिंग और क्लोजिंग कर दो। इसको बैलेंस करते हैं 30 जून 2019 को और इसका बैलेंस 60,000 ही आएगा। तो 60 और 30 90,000 और यहां पर भी 90,000। अब इसकी जो रेंटल इनकम है इसका इफेक्ट कहां जाएगा? एसओ सीआई में। इसको क्रेडिट साइड पहले टोटल कर लें 270,000। 270,000 में से 60,000 लेस कर दो तो 210,000 amount shall be transferred to statement of comprehensive income। ठीक है। तो आप प्लीज जिस तरह मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूं और जो वर्डिंग यूज कर रहा होता हूं उसको माइंड में बैठाइए। मतलब क्लास के बाद बेशक इसको दोबारा उस क्वेश्चन सॉल्यूशन का एरिया आपके इस पे पड़ा हुआ है टीम्स पे, तो आप इसमें से एक दफा फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हर क्वेश्चन में आपको यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी। मैं एक ही सीक्वेंस रख रहा हूँ और उसी सीक्वेंस के थ्रू कर रहा हूँ। कुछ अमाउंट और अल्टीमेटली इधर आती है, एसओ से आई, कुछ इधर आती है, वो तो एक्सपेंस और इनकम की वजह से ना। एक्सपेंस होगा तो एसओ से आई यहाँ आएगा, रिकॉर्डिंग यहाँ आएगी, बस वो तो उल्टा नहीं होना। या डेबिट बैलेंस, कभी डेबिट कर रहा हूँ कभी क्रेडिट। तो 4 चीजें अब आज हमने ये चैप्टर मुकम्मल किया, 4 चीजें डिस्कस की हैं। अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट और लायबिलिटी। अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी जिसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, राइट। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। प्रीपेड इनकम लायबिलिटी। अभी जो किया है इसका बैलेंस क्रेडिट होगा, ये देख लो। और अगर आ जाए अक्रूड इनकम, एसेट।
हाँ जी, ये एसेट है तो इसका डेबिट, पर ये चीज याद रखें एक तो, और ऑटोमेटिकली फिर आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी जरा एक दफा प्रैक्टिस करो। मैं एक दिन मंडे का दिन जो है आपके लिए जरा एक और रखूंगा और थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा, लेकिन इस वीकेंड पर यानी मंडे को सॉरी संडे को भी आपने इसकी जरा प्रैक्टिस करनी। पिछले भी आप ओपन करो और पिछले भी देखो और इसको भी देखो, और अभी आप बेशक कोई क्वेश्चन ना करो, ये मैंने कहा। और फर्दर बुक का कोई क्वेश्चन करने की इसमें जरूरत नहीं, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, कोई जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन मैंने 14 क्वेश्चन है जो मैंने दिए हैं, बस ये करना, आपको बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बुक में जो लेंथी क्वेश्चन है वो तो अभी हमने यूज ही नहीं करते, वो तो अगले चैप्टर्स के हैं। अक्रूवल प्रीपेमेंट एंड तक चलना है, एज अ क्वेश्चन ना भी आए तो अक्रूवल प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक हो गया, काफी आज चले जी, लगाएं अटेंडेंस और चलें घरों में। मैंने तो नारायण जाना है अभी, मैं तो निकलूँ सैर करके।